हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी MAPC का पार्ट 4 लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम MPC 001 जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसका ब्लॉक नंबर 1 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यूनिट नंबर 1 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसका पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू नो वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मीन्स कि हम इसमें जानेंगे कि रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कुछ गोल्स होते हैं जिसमें कि डेटा गैदरिंग मीन्स आंकड़ों को इकट्ठा करना, डेटा एनालिसिस मीन्स आंकड़ों का विश्लेषण, थियरी डेवलपमेंट थियरी को बनाना, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मीन्स कि परिकल्पनाओं को फॉर्मुलेट करना, बनाना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फिर जो परिकल्पनाएं बनाई हैं उन्हें टेस्ट करना, और फिर उसके बाद उस सभी को आउटसाइड द रिसर्च एनवायरनमेंट मीन्स रियल लाइफ में अप्लाई करके चेक करना। और इसका जो मेन एम होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो है टू अंडरस्टैंड द हाउ एंड वाई ऑफ थिंकिंग मीन्स इंसान कैसे और क्यों सोचता है इस बारे में समझना ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मेन गोल होता है। रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 रिसर्च मेथड्स हैं। एक है एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, तीसरा सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडीज एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर की, तो इन सम केसेस साइकोलॉजिस्ट कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। मीन्स कि कुछ केसेस में साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि जो ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं। द बेसिक्स ऑफ कंडक्टिंग साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, अगर कोई साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है तो उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, जिसमें पहला होता है रेंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रेंडमली हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेशनली डिफाइनिंग वेरिएबल्स, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स उन्हें अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करने, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनको मेजर करते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। साइंटिफिक मेथड में हम यहाँ सबसे पहले डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर उन्हें एनालाइज करते हैं, उससे फिर थियरी बनाते हैं, और फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं, लेकिन अगर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम यही प्रोसेस दोबारा से शुरू करते हैं। दोबारा से डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे फिर थियरी बनाई जाती है, थियरी के बेसिस पे फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, और फिर उन हाइपोथेसिस को दोबारा चेक किया जाता है कि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए या नहीं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स कुड परफॉर्म अ स्टडी टू लुक एट वेदर स्लीप डेप्रिवेशन इम्पेयर्स परफॉर्मेंस ऑन अ ड्राइविंग टेस्ट। मीन्स कि रिसर्चर्स जो है वो ये लुकआउट करने के लिए कि जो स्लीप डेप्रिवेशन है यानी नींद में कमी जो है वो किसी पर्सन के ड्राइविंग टेस्ट के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, ये हम चेक कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। द एक्सपेरिमेंटर कुड कंट्रोल फॉर अदर वेरिएबल्स दैट माइट इन्फ्लुएंस द आउटकम। जो एक्सपेरिमेंटर है वो उन सभी वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। But then vary the amount of sleep that participants get the night before a driving test. Means कि लेकिन उस अमाउंट को वो वेरी रखता है, डिफरेंट रखता है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो कितनी देर सोए हैं। All of the participants would then take the same driving test via a simulator or on a controlled course. उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका सोने का जो टाइम है वो अलग अलग रहा है, जो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम तक सुलाया गया है, कुछ लोग प्रॉपर जितना नींद एक इंसान को चाहिए उतना लेकर आए हैं, और कुछ हैं जो बहुत ही कम सोए हैं या शायद सोए ही नहीं हैं, उनको फिर सेम टेस्ट कराया जाता है, और फिर उनका जो परफॉर्मेंस होता है उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। फिर उस डेटा को एक्चुअली एनालाइज करते हैं, तब रिसर्चर्स डिटरमाइन
इफ इट वाज चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिफरेंट देखे जा सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है स्लीप, अमाउंट ऑफ स्लीप, कि जो पर्सन है वो कितनी देर सोया है, वो पूरी तरह से इस बात को प्रभावित करेगा कि उसका परफॉर्मेंस जो है ड्राइविंग का वो कैसा रहा होगा। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट मेथड पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च. Some researchers investigate the relationship between cognition and the brain structure and activities. This is psychobiological research. कुछ researchers ऐसे होते हैं जो cognition यानी mental processes and brain activities और उनके structure के बीच में relationship को investigate कहते हैं, और इसी method को actually psychobiological research कहते हैं. इस research के through investigators कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और सेरेब्रल इवेंट्स और सिचुएशंस में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं. द वेरियस स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज्ड इन द साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च जनरली फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज. मींस कि साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च की कुछ टेक्निक्स हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. वन इज पोस्टमार्टम, जिसमें किसी पर्सन की डेथ से पहले उसके ब्रेन का पोस्टमार्टम किया जाता है, और फिर हम ये देखते हैं कि उसके ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके कॉग्निटिव फंक्शन में क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है. नंबर 2 इज़ स्टडिंग इमेजेस, और इसमें हम उस पर्सन के ब्रेन इमेजेस को स्टडी करते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेफिसिट यानी कि मानसिक अक्षमता होती है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि उसके ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है. थर्ड इज़ ब्रेन इमेजिंग टेक्निक. ब्रेन इमेजिंग टेक्निक में हम किसी एक नॉर्मल पर्सन के किसी भी परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस वो कर रहा हो, तो उस टाइम पे उसके जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, जिसे ब्रेन इमेजिंग टेक्निक कहते हैं. नेक्स्ट इज केस स्टडीज, सेल्फ रिपोर्ट्स एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिसर्च दैट गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेचुरल एनवायरनमेंट. मीन्स कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ रिसर्च हैं जिससे कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट से भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उन्हें 3 पार्ट्स में रखा है. वन इज सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट एक्चुअली पर्सन खुद तैयार करता है, और कोई भी जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते वक्त. इसमें सर्वे जो है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म होता है रिपोर्टिंग, सेल्फ रिपोर्टिंग का, जिसमें हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को देख पाते हैं. Next is observation studies. These are gathered by a person who is not observed in an activity, who records the behavior of those who are. Means इसमें एक पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उससे रिलेटेड पूरा डेटा एक कलेक्ट करता है, और फिर उसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं. नेक्स्ट इज केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ में हम एक्चुअली उन इंसिडेंट्स को एग्जामिन करते हैं जो कि पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं. ये कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडी जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसमें एक्चुअली जो डेटा है वो तब इकट्ठा किया जाता है जब फैक्ट्स हो चुके होते हैं उस पर्सन से रिलेटेड, और मोस्टली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिपोर्ट्स. मीन्स ये ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस और सेल्फ रिपोर्ट्स जो कि एक पर्सन खुद तैयार करता है उस पर बेस्ड रहता है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंप्यूटर सिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, और एज यूज्ड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंप्यूटर सिमुलेशन एम टू इमिटेट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. कंप्यूटर सिमुलेशन में ह्यूमन फंक्शनिंग जो है एक्चुअली उसी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नकल किया जाता है, इमिटेट किया जाता है. A particular cognitive theory may be implemented in a computer program. एक cognitive theory है, ह्यूमन कॉग्निटिव थियरी, उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में, और अगर वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता है और वही रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्सेस के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि थियरी जो है वो एक्चुअली प्लॉजिबल है. बिल्कुल इसका उल्टा है रिसर्चर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उनका जो एम होता है वो एक्चुअली कंप्यूटर्स को प्रिपेयर करना होता है, डेवलप करना होता है, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है. लेकिन इसमें ह्यूमन कॉग्निशन की ही थियरी को अप्लाई किया जाए
ऐसा ज़रूरी नहीं है। However, the immense challenges faced by artificial intelligence researchers have often been highly informative for cognitive psychologists and cognitive scientists. Means कि फिर भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स होते हैं वो जितने भी चैलेंजेस फेस करते हैं वो सभी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के लिए और कॉग्निटिव साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। लेट्स सम अप द वीडियो। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो मेंटल फिनोमिना पर इंटरेस्टेड होती है, इसीलिए हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड कहते हैं। और इसके डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हैं और हर मेथड का अपना एक गोल होता है जिसके लिए एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है। और जो डिफरेंट गोल्स होते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, उनमें सबसे मेन एम जो है वो है टू फाइंड आउट द हाउ एंड वाई ऑफ थिंकिंग। और हमने यहाँ 4 रिसर्च मेथड्स पढ़े हैं और जिनके अपने अपने एडवांटेज और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। और वो हैं एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा हमने पढ़ा है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, तीसरा केस स्टडीज़, सेल्फ रिपोर्ट्स एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर में एक्चुअली हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वजह से हमें आउटकम मिलने वाला है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिलने वाला है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। लेकिन जो उस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें रिजल्ट फाइंड आउट होता है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इन्हीं के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर रिसर्च मेथड को यूज़ किया जाता है। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में हम ह्यूमन का जो ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो जब काम कर रहा होता है तो उससे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनसे क्या रिलेशन है, इस बारे में स्टडी करने के लिए हम साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं। और केस स्टडीज़ जो होती हैं वो पहले से हुई जो घटनाएं हैं उनके बेस पर जो फैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करके स्टडी किया जाता है। सेल्फ रिपोर्ट्स में पर्सन खुद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त जो डेटा होता है उसे कलेक्ट करता है और फिर उसको स्टडी किया जाता है, और इसमें सर्वे जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करता है और देन उसकी स्टडी की जाती है। कंप्यूटर सिमुलेशन में होता है कि हम ह्यूमन कॉग्निशन पे जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें से किसी को भी इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, और अगर वो ठीक तरीके से काम करते हैं तो हम उन कहते हैं कि एक्चुअली वो थ्योरी वर्किंग है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिमुलेशन का ठीक उल्टा है कि इसमें ह्यूमन कॉग्निशन की थियरीज को कंप्यूटर प्रोग्राम में डालकर नहीं टेस्ट किया जाता, बल्कि कंप्यूटर्स को ही इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कि वो ऐसे परफॉर्म करते हैं जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस करती है। तो इनसे जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन सब को इसमें जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। In the next video, we will talk about domains of cognitive psychology. Cognitive psychology के आयामों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए take care, bye bye, thanks for watching. Like the video, share the video and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon और हमें comment करके जरूर